दोस्तों नमस्कार। कोशिशें तो बहुत हुई कि एक राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव बन जाए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस लोकसभा चुनाव में शोर शराबे के बीच कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से रेंगने लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश होती रही कि कम से कम कोई एक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में चल निकले, तो फिर क्या बिहार और क्या यूपी और क्या महाराष्ट्र और क्या तमिलनाडु, तमाम जगहों पर एक ही चेहरा और एक ही रंग दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि चुनाव ऐलान से ऐन पहले संसद के भीतर और चुनाव ऐलान के ऐन बाद संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने खुद के नैरेटिव को बनाने की जो भी कोशिशें की, उसको हाथों हाथ मीडिया ने लिया। इसीलिए अगर आप मार्च के महीने से मीडिया को परखना शुरू करेंगे तो उसने कोई कसर छोड़ी नहीं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। कोई कसर छोड़ी नहीं गई कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ भारत दुनिया के सामने एक बेहतरीन देश के तौर पर खड़ा होगा। कोई नैरेटिव ऐसी बनाने में कोई चूक हुई नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वह रूस हो या यूक्रेन हो, चाहे वह इजराइल हो या फिर फिलिस्तीन हो, किसी भी युद्ध के मद्देनजर या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका की जो होड़ है, हर में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बहुत ही बड़ी है। इन्हीं बातों का जिक्र बार बार इस दौर में मीडिया के जरिए किया गया। और ध्यान दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द जब बहस सिमटनी शुरू हुई तो उसमें 400 पार का नारा आया और यह भी कहा गया कि अब 272 या 300 कोई मायने रखते नहीं है, यानी छवि लार्जर देन लाइफ की है। लेकिन यह नैरेटिव भी बन नहीं पाया और एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मीडिया ने जो जो जमीन तैयार करने की शुरुआत की, एक एक करके चुनाव ऐलान के बाद सब कुछ इसलिए ढहता चला गया क्योंकि जनता के साथ इस दौर में मीडिया के कोई सरोकार थे ही नहीं। बंद कमरों में कैमरे के सामने शानदार तरीके से ठंडी हवा और इन सब के बीच बड़े बड़े पैकेज के साथ बैठे हुए संपादक हो, एंकर हो, रिपोर्टर हो, उनकी भूमिका इस दौर में यह भूल गई कि इस देश के भीतर किसानों का आंदोलन हुआ। वो भूल गए इस दौर में कितने किसान शहीद हो गए। वो यह भी भूल गए उन्हीं किसानों के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आकर माफी मांगनी पड़ी और जो 3 कानून लेकर आए थे उसे वापस लेना पड़ा। वह भूलते चले गए कि किस तरीके से सड़कों को खोदा गया, किस तरीके से बैरिकेड बनाए गए और तो और किसानों पर खुले तौर पर जीप चला देना और उसके बावजूद भी उस परिवार के लोगों को टिकट दे देना। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर मीडिया के जरिए कोई सवाल खड़ा करती, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यानी क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या बंगाल, तमाम जगहों की परिस्थिति को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो मीडिया ने तो अपनी आंखें तब भी बंद रखी जब सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक बड़े निर्णय दे रहा था। वो चाहे शिवसेना तोड़ने को लेकर राज्यपाल को कटघरे में खड़ा करते हुए गैर संवैधानिक पहल का जिक्र किया गया हो या फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को पूरे तरीके से गैर कानूनी करार दे दिया हो, मीडिया ने चुप्पी बरती। उसने मणिपुर पर भी चुप्पी बरती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दौर में लद्दाख में क्या हो रहा है। वो नहीं जान पाया कि इस देश के भीतर में किसान, मजदूर, आदिवासी, डिग्रीधारी युवा, उनकी कितनी हालत बदतर हो चली है और किसी रसोई में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है, उसने सिर्फ सरकार की नीतियों के तहत उज्ज्वला योजना को ही परखा। और इसका अंदाजा उस मीडिया को बिल्कुल नहीं रहा कि जनता के भीतर जो आग जल रही है वो चुनाव के वक्त धधक सकती है। वो एक अंडर करंट की स्थिति थी और शायद इस अक्स तले एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, अगर 2019 में पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता तो हमें लगता है 2014 से लेकर 2019 के चुनाव तक की स्थिति भी कमोवेश वैसी ही होती जैसी आज 2024 में सामने आकर खड़ी हो गई है। उस दौर में क्या था हम जिक्र करेंगे, इस दौर में क्या है इस जिक्र को पहले सुन लीजिए और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया को लेकर अगर सीधे तौर पर कहा जाता है कि वह
आदिवासियों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, किसानों का नहीं है, बेरोजगारों का नहीं है, मुश्किल हालात में जीने वाले लोगों का नहीं है। और यह मीडिया उस कॉरपोरेट का है जो सरकार और सत्ता के साथी और सहयोगी हैं। और इसका मतलब बहुत साफ है कि ये बातें सुनकर अगर जनता शोर मचाए, तालियां बजाए, तो फिर जान लीजिए 4 जून के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि 4 जून की तारीख को देखकर एक डर मीडिया के भीतर भी है। और शायद इसीलिए शुरू से जिन नैरेटिव को बनाने की कोशिश 400 पार को लेकर की गई, 370 बीजेपी को आएंगे, इसको लेकर जो हंसी ठहाके लगाए गए, अब आखिरी चरण आते आते सब पलटने लगे हैं। जो कल तक इस दावे के साथ खड़े थे, हां परिस्थितियां बदल चुकी हैं और 2024 में 2047 हर कोई देखना चाहता है। लेकिन वो अहंकार में डूबे हुए नारे थे और शायद इसीलिए हर नारा इस दौर में फेल होता चला गया, क्योंकि हर नारे के प्रचार में एक तरफ अगर मीडिया सत्ता के साथ खड़ा था तो दूसरी तरफ प्रचार करने में इस देश के तमाम संस्थानों को झोंक दिया गया। सेना को भी बख्शा नहीं गया, उसे भी झोंका गया। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जब इन नारों और इन लाभार्थियों को लेकर या योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से देश भर में घुमक्कड़ी हो रही है तो विरोध कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के 12 जिलों में विरोध हुआ, उस कारवां को रोका गया जो कि सरकारी कारवां था। इस परिस्थिति में बिहार के भीतर भी लोगों उनके भीतर सवाल उठने लगे, उत्तर प्रदेश में सवाल उठने लगे, रेलवे स्टेशनों पर, सार्वजनिक स्थलों पर जहां सेना का इस्तेमाल प्रचार के लिए सत्ता ने किया, उसको लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन मीडिया ने अपनी आंखें बंद रखी और शायद यही वो वजह है अब मीडिया अगर पलट रहा है और उसे यह लगने लगा है कि 2019 तो छोड़ दीजिए, स्थिति बद से बदतर होने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं, तो यह डर क्यों है और इसकी वजह क्या है, इसका एक अंदाजा इस दौर में विपक्ष या कहें इंडिया गठबंधन की उस आवाज से सुना जा सकता है जो जानती समझती है कि सारा किया दिया धरा इस दौर में लोकतंत्र के उस चौथे पाए का है जिसका काम निगरानी करने का है, जिसका काम सवाल करने का है, लेकिन वह हर जगह चूक गई। कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं हैं, वो अदानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? दरअसल किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसी हवा अंडर करंट इस देश के भीतर, वो कर्नाटक हो, वो महाराष्ट्र हो, वो राजस्थान हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो, वो तमाम जगहों पर बहने लगेगी, जहां पर बड़ी तादाद में सरकार ये मानकर चलती रही कि लाभार्थी उसके साथ हैं और मीडिया ने यही शोर मचाया कि यह इनके साथ है। तो मीडिया के शोर तले इस देश की हकीकत दब गई, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगी और जिस चक्रव्यूह को उसने अपने लिए बनाया वही चक्रव्यूह अब डसने को तैयार है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जिन बातों का जिक्र मार्च के शुरू में किया जा रहा था, आज की तारीख में जून बीतते बीतते कमोवेश हर वो सेफोलॉजिस्ट मानने लगा है स्थितियां नाजुक है, रंग बदल रहा है। लेकिन इस बदलते रंग की परिस्थिति में मीडिया के भीतर जिस बात का डर है कि 4 जून के बाद क्या होगा, तो वो आखिरी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। और इस आखिरी लड़ाई में मोदी से ज्यादा बौखलाया हुआ मीडिया अब भी राहुल गांधी को पप्पू कहने से चूकना नहीं चाहता है। वो मैसेज देना चाहता है कि हम डूबेंगे लेकिन आपके साथ डूबेंगे।
अगर आप बच जाओ तो हमें डूबने से नहीं आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा देना। और ध्यान दीजिए, जिन सवालों को मीडिया प्रधानमंत्री के साथ उठा रहा है, और यह पहली बार है किसी चुनाव के वक्त में रिपोर्टर है, एंकर है, संपादक है। तीन तीन इंटरव्यू हर न्यूज चैनल को इसलिए दिए गए क्योंकि 2019 को अगर आप याद कीजिएगा तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक समानांतर चैनल शुरू कर दिया गया था, और यह सवाल पार्लियामेंट तक के भीतर उठा, यह चैनल किसका है। सरकार की तरफ से कहा गया हम नहीं जानते हैं किसका चैनल है, जबकि इस देश के भीतर किसी भी चैनल को शुरू करने में हरी झंडी एमएचए यानी होम मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके 2019 तरीके से इस बार कोई चैनल तो शुरू नहीं हुआ। 2019 की तर्ज पे कोई नेशनल नैरेटिव भी नहीं था, और शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2019 की स्थिति भी नाजुक थी अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता। क्योंकि अगर आप 2014 में मोदी सरकार को बनते हुए देखते हैं तो 2015 में दिल्ली में चुनावी हार बीजेपी को मिलती है। 2015 के आखिर बीतते बीतते नवंबर के महीने में बिहार में हार बीजेपी को मिलती है। 2016 में याद कीजिए बंगाल में बीजेपी को हार मिलती है, असम में हार मिलती है, तमिलनाडु में हार मिलती है। 2017 में गुजरात में जीतने के लाले पड़ जाते हैं। 182 में से 100 का आंकड़ा भी छुपाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आ पाती, और लगने लगता है कि बीजेपी पहली बार गुजरात में भी हार जाएगी। उस वक्त याद कीजिए कांग्रेस को 77 सीट आई थी, बीजेपी को 99 सीट आई थी, और 99 सीट पर आने की सबसे बड़ी वजह जो दूसरे चरण का मतदान गुजरात में हो रहा था उसमें एक झटके में वोट का परसेंटेज बढ़ गया, जो मौजूदा वक्त में भी सवाल खड़ा कर रहा है कि कैसे चुनाव होने के 10 दिनों के बाद वोट परसेंटेज क्यों बढ़ जाता है। और उसका असर उस वक्त गुजरात में यह हुआ था कि राजकोट हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, वडोदरा हो, भावनगर हो, अगर आप सिर्फ 5 जिलों को ले लीजिए यानी राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा और भावनगर, तो यहां की कुल 62 में से 50 सीटें बीजेपी जीत गई थी, और यही उसके लिए सबसे जीत का पैमाना बन गया जहां वोट परसेंटेज बढ़ गए। तो राजनीतिक तौर पर उस दौर को अगर आप परख रहे हैं तो 2017 के बाद 2018 में आइए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तीनों जगह बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन 2019 के फरवरी के शुरुआत में अगर याद कीजिए तो 14 फरवरी को पुलवामा होता है, 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, और उसके बाद इस देश का नैरेटिव बदल जाता है। लेकिन अब उसी नैरेटिव के अक्स तले अगर 2024 को लाकर रखिएगा तो सवाल मजदूरों का है, किसानों का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, आदिवासियों का है, दलितों का है। ये इतने सवाल लगातार रेंगने लगे कि सरकार के पास जवाब दे पाने की स्थिति इस दौर में नहीं थी। और यही वो वजह है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर जिन्होंने कोविड काल में प्रवासी मजदूरों के संकट को देखा, समझा, परखा और भोगा, उनके सामने सबसे बड़ा संकट आ गया कि यह कौन सी परिस्थिति है। उसी दौर में असंगठित क्षेत्र जो नोटबंदी के बाद डगमगाया था और जीएसटी के बाद जो व्यापारी तबका डगमगाया था, कोविड काल के बाद वह भी संभलने की स्थिति में नहीं आ पाया। इसीलिए 2019 के चुनाव में एक नेशनल पर्सपेक्टिव और नेशनल नैरेटिव इस देश की मीडिया ने बनाया, लेकिन 2024 में बनाने की कोशिशें हुई, वो काम नहीं कर पाया। इसीलिए जो सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मानकर चला जाता था कि अगर नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए तो फिर बीजेपी को लाभ होगा, एक झटके में जो पूरा वोटिंग पैटर्न है उसने चीजों को धराशायी कर दिया। उत्तर प्रदेश में हर कोई मानने को तैयार नहीं कि योगी की मौजूदगी हो और प्रधानमंत्री मोदी हो, यानी डबल इंजन ऐसी कि मोदी योगी के नाम का एक ऐसा युग्म बन रहा हो जिसमें आरएसएस की प्रयोगशाला गुजरात से निकलकर पूरे तरीके से यूपी में समा चुकी हो। बावजूद इसके वहां परिस्थिति डगमगाने लगी, और डगमगाती परिस्थितियों के बीच जो कल तक चेता रहे थे अब उनको चेताने की स्थिति में वो छत्र पाकर खड़े हो गए। जो अपने तौर पर मानकर चल रहे थे इससे पहले स्थितियां बीजेपी के अनुकूल है, और इस अंदाज के साथ अब वो बताने लगे कि 4 जून के बाद परिस्थितियां खास तौर से मीडिया को भी सामने लाकर रखना पड़ गया, क्योंकि हर कोई जानता है सरकारी संस्थान और नौकरशाही की नियुक्ति तो सरकार करती है, लेकिन मीडिया में संपादकों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है, जो इस दौर में होने लगे। उस कॉरपोरेट की पूंजी के साथ उसका रिश्ता कम होता है जो मीडिया में लगा हुआ वह भी खुलकर होने लगा। और शायद इसीलिए पहली बार
अब निशाने पर मीडिया भी आया और मीडिया में 4 जून को लेकर जो डर इस दौर में समाया हुआ है वह वजह सिर्फ इसलिए भर नहीं है कि उसने जो बीते 10 बरस में किया, दरअसल उसकी अपनी साख गई, अब सवाल उसके अपने धंधे का है। और शायद इसीलिए अब नेताओं की जुबान पर भी मीडिया शब्द रेंगने लगा है। सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये आरक्षण के खिलाफ हैं, ये जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ हैं। इन्होंने किसानों को मारने वाले को टिकट दी, इन्होंने पेपर लीक कराने वालों का साथ दिया, नौजवानों की पक्की नौकरी पक्की वर्दी पहनते थे वो आधी अधूरी की। ये न केवल देश को पीछे करना चाहते हैं बल्कि देश के लोगों को गरीबी में डालना चाहते हैं। 4 के बाद एक नई लिस्ट जारी होगी। लिस्ट नहीं जारी करेंगे, हमने कहा मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। ऐसा नहीं है कि नेताओं की राजनीति बदल गई, राजनीति के तौर तरीके बदल गए। दरअसल जनता अगर वोट दे रही है और यह मैसेज अब सतह पर आ रहा है तो उस जनता से जुड़े हुए सवाल और उस जनता का दबाव भी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं पर काम करने लगा है। उनके भीतर तेवर यूं ही नहीं जागे, अखिलेश यादव यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इस देश के भीतर जो रूरल डिस्ट्रेस है, उसके भीतर का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुश्किल हालात हैं, इस देश के भीतर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की परिस्थितियां हैं, जो किसानों के आंदोलन को जिसने देखा और समझा है, और इन परिस्थितियों से वो 2-4 लगातार हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आने वाले वक्त में उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भी खत्म कर देगी अगर इस मौके पर वह जनता की भावना के अनुकूल नहीं बोले या फिर उन्हीं की आवाज में ना बोले। इसीलिए इस देश के भीतर घूमता हुआ मीडिया डरा हुआ है। वो किसी भी इलाके में जाता है, वहां पर उसे गुस्से का सामना करना पड़ता है, लोगों का विरोध हो रहा है, लोग नारे लगाने लगते हैं। वो जानते हैं कि ये पूछने जरूर आए हैं हमसे, लेकिन स्क्रीन तक आते आते धारणा बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा और उसको एक नए नैरेटिव में परोसने की कोशिश होगी। और इसको हवा कोई दूसरा शख्स नहीं, देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों के जरिए दे रहे हैं। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी राज्य में पहुंचकर प्रधानमंत्री वहां के नेता को कहें कि आप जेल में होंगे? यह कल्पना के परे है। इससे पहले जो जो शब्द कहे गए उन शब्दों को दोहराना ठीक नहीं, लेकिन किसी को जेल भेजना क्या प्रधानमंत्री का काम है? इससे पहले तो यह भी सवाल था कि इस देश में नौकरियां बांटना क्या प्रधानमंत्री का काम है या संस्थानों का काम है? यानी ध्यान दीजिए, सब कुछ धीरे धीरे सिमटते सिमटते शुरुआत में ब्यूरोक्रेसी के जरिए पीएमओ का ढांचा खड़ा हुआ और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री इस देश के भीतर तमाम चीजों को धराशायी कर अपने हाथ में सब कुछ उन्होंने ले लिया। यह एक ऐसी परिस्थिति बिहार में भाषण के वक्त वहां के नेता तेजस्वी यादव को जेल में डालने की स्थिति को जब वो बोलते हैं तो यह भी पहली बार है कि लोगों के भीतर ऐसे भाषणों को लेकर भी गुस्सा है। और इसी गुस्से का असर है कि तेजस्वी यादव, ध्यान दीजिए, इससे पहले कई मौकों पर तेजस्वी यादव को जेल भेजने, ईडी की जांच कराने, सीबीआई का नोटिस भेजने, सबका जिक्र होता था। लेकिन उस दौर के जो शब्द हुआ करते थे वो ये होता था कि हमारे परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पहली बार यह परिस्थिति भी बदली और तेवर और तलखी के साथ अपने तौर पर खुद तेजस्वी को भी कहना पड़ा यह बिहार है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वो जानते हैं कि अब उनके भीतर भी उसी वोटर, उसी जनता का भाव आना चाहिए। क्योंकि जनता के भीतर अगर आक्रोश है और नेता के भीतर अगर आक्रोश नहीं है तो फिर वो एक साथ मिल बैठता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जिस बुलबुले को प्रधानमंत्री मोदी खड़ा करते हैं, उस बुलबुले को बड़ा कर पाने में अगर मीडिया चैनलों के संपादक नहीं लगे तो फिर उन संपादकों का कोई मतलब नहीं होगा। यह स्थिति लगातार होती चली गई और बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जिन मुद्दों पर सवाल होना था वो मुद्दे हाशिए पर चले गए। एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसमें प्रधानमंत्री जवाब कुछ दे और उस जवाब के काउंटर में कोई पत्रकार एक दूसरा सवाल कर दे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर नहीं आई। लेकिन अब विपक्ष के तेवर गर्म है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक जमीन पर जो पूरा युवा तबका है वो गर्मी से लहलहा रहा है। राजनीतिक तौर पर उसके भीतर गुस्सा है।
राजनीति का ककहरा तो वो बचपन में पढ़ लेता है और इस बात की जानकारी तेजस्वी को भी है कि अब अगर उसके शब्द तलखी और तेवर के साथ नहीं उभरे तो फिर राजनीतिक लड़ाई वो लड़ नहीं पाएंगे और आने वाले वक्त में और मुश्किल होगी। इसीलिए उनके शब्द इस बार तेवर और तलखी के साथ हैं। और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिया क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है। तो क्या वाकई जनता के भीतर भी इसी तरीके का गुस्सा है? सवाल गुस्से का नहीं है, सवाल पहली बार वोटिंग के बाद की उन परिस्थितियों का है जिसकी आवाज अब सुनाई देने लगी है। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नारे की शक्ल में खुद प्रधानमंत्री पहले दूसरे चरण में घूम रहे थे, वो गायब क्यों हो गया? इस दौर में लगातार इस बात का जिक्र होता था कि अयोध्या, बनारस, मथुरा, इन तमाम बातों का जिक्र होता था, वो गायब क्यों हो गया? स्थिति राजनीतिक तौर पर जमीन पर वोटिंग के बाद यह हो चली है कि पता नहीं अयोध्या की लोकसभा सीट जो फैजाबाद के नाम से जानी जाती है, बीजेपी वहां भी चुनाव हार रही है। तो अगर चुनाव फैजाबाद में हार जाए तो फिर अयोध्या और राम मंदिर की जो बातों का जिक्र हिंदुत्व और धर्म के आश्रय बीजेपी करती है, वो कहां बचेगी? मथुरा का जिक्र होता है, मथुरा में हेमा मालिनी जो बीजेपी के उम्मीदवार है, वह चुनाव हार रही है और यह कल्पना के परे है कि मथुरा जैसी जगह में 11% वोट कम पड़े, यानी जीत उसी दिन इबारत लिख दी गई जब पहले चरण में वोटिंग हो रही थी। और कमोवेश फैजाबाद के भीतर जिस तरीके से जातीय समीकरणों ने अपना तालमेल बैठाया, उसमें लल्लू सिंह जो लगातार 2014 और 2019 में जीत रहे थे, उनके सामने इस बार कम वोट से हारे या ज्यादा वोट से हारे, ऐसे लाले पड़ गए। तो बनारस की स्थिति क्या होगी, यह सिर्फ आप अभी सोच सकते हैं। वहां पर खुद चूंकि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बनारस की अपनी राजनीति भी एक अलग तरह की रही है। वहां पर बिल्कुल चाणक्य के तौर पर अगर कोई अपनी चोटी को बांध ले तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी नेता का वहां टिक पाना। बनारस को राजनीतिक तौर पर मुरली मनोहर जोशी ने जगाया था, बीजेपी के अनुकूल किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के नाम पर वहां पहुंचे। लेकिन इस 10 बरस में जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, एक शानदार बनारस खड़ा जरूर हो गया, लेकिन उसके तले कितने मंदिर ध्वस्त हुए, कितने घर ध्वस्त हुए, कितने कल्चर ध्वस्त हुए, कितनी भावनाएं खत्म हुई, ये सारी बातें इस दौर में उबाल रही है। और उन गलियों से गुजरते वक्त जो मंदिरों का पूरा हिस्सा जो वहां की संस्कृति को समेटे हुआ था, वो सब कुछ इस दौर में गायब हो गया। इमारतें कुछ बड़ी हो गई, कुछ खाली हो गई, नए पुल तैयार हो गए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जनता के भीतर के सवालों का जवाब देने के लिए पीएमओ जो एक वक्त बनाने का ऐलान किया गया, वह भी ध्वस्त हो गया। यानी जवाब कौन देगा? और शायद इसीलिए अब राहुल गांधी खुले तौर पर कहने लगे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके तो ले। 4 जून के बाद जो स्थिति इस देश के सामने बनेगी, जाहिर है उसका सबसे ज्यादा खौफ दिल्ली से सटे नोएडा में फिल्म सिटी में जरूर है, जहां से तमाम न्यूज चैनलों की मौजूदगी है। इसीलिए 5 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में सिर्फ एडिटोरियल में परिवर्तन देखा जाएगा? और अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 4 जून को इस देश के प्रधानमंत्री अब अगली बार
नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। और एक झटके में जरा सोचिए, अगर ऐसी स्थिति आती है कि विपक्ष सत्ता में है तो जिन 5 बातों का जिक्र मीडिया को लेकर है उसमें बड़ा सवाल एडिटोरियल का नहीं है, जो पहला सवाल किसी के जहन में भी रेंगता है। दूसरा सवाल उससे बड़ा सवाल है कि इस दौर में कॉरपोरेट ने मीडिया पर कब्जा कर लिया और कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय इस देश के न्यूज चैनल चलने लगे। वो सवाल है, क्या उस कॉरपोरेट के हाथों से इस देश के मीडिया को आजाद कराने की दिशा में कोई पॉलिसी बन जाएगी? तीसरा सवाल है, जो कॉरपोरेट मित्र थे जिनका कब्जा मीडिया पर था, इस दौर में क्या वाकई समानांतर तौर पर अपनी राजनीति के लिए 4 जून के बाद एक नई परिस्थिति मीडिया डायरेक्टिव्स को लेकर भी शुरू हो जाएगी? चौथा सवाल है, इस देश की जनता के भीतर जो गुस्सा मीडिया को लेकर है, क्या वह दिल्ली के उस फिल्म सिटी में बैठे हुए तमाम न्यूज चैनलों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है और उसके भीतर का गुस्सा उफान पर है? और उस उफान का जवाब दे पाने की स्थिति में क्या वाकई इस देश के भीतर जो भी सत्ता होगी वह उसका जवाब दे पाएगी? और पांचवा सवाल सबसे बड़ा सवाल है, इस देश के भीतर में मीडिया से जुड़े हुए तमाम जो अलग अलग आयाम हैं, जो पैसे के तौर पर है, जो संपादक के तौर पर है, जो प्रचार प्रसार को लेकर है, जो सरकार की नीतियों को लेकर है, और उसके समानांतर चलता हुआ जो सोशल मीडिया भी है, इस दौर में क्या राजनीतिक सत्ताओं को अब इस बात का एहसास हो गया है कि अपने अनुकूल सब कुछ बना लें तो ही चलेगा, या वाकई जिस तरीके से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय या ओबीसी का जिक्र हो रहा है, क्या उसी तर्ज पर इस देश के भीतर मीडिया का जिक्र करने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता के खिलाफ खड़ी विपक्ष की धारा यह सोच भी सकती है? और छठा सवाल सबसे बड़ा है, अगर इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी कमजोर होकर सही, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो यह उसके लिए पाठ होगा या राजनीतिक तौर पर वो कहीं ज्यादा और एग्रेसिव हो जाएगी? इंतजार इन तमाम बातों का करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।